नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखित कहानी व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद है रजत रातें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने तीसरी रात के बारे में सुना। यहाँ नास्तिन का और हमारा नायक इंतजार ही करते रह जाते हैं उस व्यक्ति का, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आता। वो व्यक्ति यानी नास्तिनका का किराएदार उर्फ उसका प्रेमी। आइए देखते हैं आज चौथी रात को क्या वो प्रेमी आता है। क्या नास्तिनका हमारे नायक के साथ जाएगी या फिर उस व्यक्ति के साथ? आइए जानते हैं। चौथी रात, फोर्थ नाइट। भगवान, ये सब कैसे खत्म हुआ? इसका अंजाम क्या हुआ? मैं 9 बजे पहुंचा। वो पहले से ही वहां थी। मैंने उसे काफी दूर से ही देख लिया था। वो वैसे ही खड़ी थी जैसे पहली बार खड़ी थी, रेलिंग पर अपनी कोहनियां टिकाए हुए, और उसने मुझे अपने पास आते हुए नहीं सुना। नास्तिनका, मैंने अपनी घबराहट को मुश्किल से दबाते हुए उसे पुकारा। वो तेजी से मेरी तरफ मुड़ी। उसने कहा, तो जल्दी बताओ ना। मैंने उसे पूरी उलझन में देखा। तो खत कहाँ है? क्या तुम खत लाए हो? उसने रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए दोहराया। नहीं, कोई खत नहीं है, मैंने आखिरकार कह दिया। क्या वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया? वो बुरी तरह पीली पड़ गई और बिना हिले मुझे बहुत देर तक देखती रही। मैंने उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी थी। खुदा उसके साथ रहे, उसने आखिरकार एक टूटती हुई आवाज में कहा। खुदा उसके साथ रहे अगर वो मुझे इस तरह छोड़कर जाता है। उसने अपनी नजरें झुका ली, फिर मेरी तरफ देखने की कोशिश की पर देख नहीं पाई। कई मिनटों तक वो अपने जज्बातों से लड़ती रही। फिर अचानक वो मुड़ी, रेलिंग पर अपनी कोहनियां टिकाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मत रो, अरे रो तो मत, मैंने कहना शुरू किया, पर उसे देखकर मुझ में आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं उसे कह भी सकता था, देखो, मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। उसने कहा, उसके बारे में बात मत करो। अच्छा, ये मत कहो कि वो आएगा, कि उसने मुझे इतनी बेरहमी और अमानवीय तरीके से नहीं ठुकराया है जितना कि उसने किया है। आखिर क्यों? किस लिए? क्या मेरे उस खत में कुछ ऐसा था? उस मनहूस खत में? इस मोड़ पर सिसकियों ने उसकी आवाज को दबा दिया। उसे देखकर मेरा दिल चीर कर रह गया। ओह, कितनी अमानवीय क्रूरता है। उसने फिर से कहना शुरू किया। एक लाइन तक नहीं। वो कम से कम इतना तो लिख सकता था कि उसे मेरी जरूरत नहीं है, कि वो मुझे ठुकरा रहा है। पर 3 दिनों में एक लाइन तक नहीं। उसके लिए एक बेचारी बेबस लड़की को जख्म देना, उसकी बेइज्जती करना कितना आसान है, जिसका इकलौता कसूर यह है कि उससे प्यार करती है। 3 दिनों में मैंने क्या क्या सहा है। खुदाया, जब मैं सोचती हूँ कि मैं ही सबसे पहले उसके पास गई थी, कि मैंने उसके सामने खुद को नीचा किया, रोई, कि मैंने उससे थोड़े से प्यार की भीख मांगी, और उसके बाद सुनिए, उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, और उसकी काली आंखें चमक उठी। ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक नहीं है। या तो आपसे कोई गलती हुई है या फिर मुझसे। शायद उसे खत मिला ही ना हो, शायद उसे अभी भी इस बारे में कुछ पता ही ना हो। भला कोई कैसे? आप खुद ही फैसला कीजिए ना। मुझे बताइए कि खुदा के वास्ते मुझे समझाइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मेरे साथ इतना जालिम और भद्दी तरह से पेश आ सकता है जैसे वो आया है। एक शब्द तक नहीं। ये धरती के सबसे गिरे हुए जीव के साथ भी इससे ज्यादा रहमदिली से पेश आया जाता है। शायद उसने कुछ सुन लिया हो, शायद किसी ने उसे मेरे बारे में कुछ बता दिया। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहा,
आपको क्या लगता है? सुनिए नास्तिन का, मैं कल आपके नाम से उसके पास जाऊंगा। सच? जी, मैं उससे हर चीज के बारे में सवाल करूंगा, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सच बता रहे आप? सच में? ऐसा करिए, तुम एक खत लिखो। ना मत कहना नास्तिन का, ना मत कहना। मैं उसे तुम्हारे उठाए इस कदम की इज्जत करने पर मजबूर कर दूंगा। वो इस बारे में सब कुछ सुनेगा और फिर अगर नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। उसने बीच में ही बात काट दी। बस अब मेरी तरफ से एक शब्द नहीं, एक भी लाइन और नहीं। बहुत हुआ, मैं उसे नहीं जानती। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं उसे भूल जाऊंगी। और वो आगे नहीं बोल सके। खुद को संभालो नास्तिन का, खुद को शांत करो। अच्छा आओ, यहाँ बैठो नास्तिन का। मैंने उसे बेंच पर बिठाते हुए कहा, आप फिक्र न करिए, मैं शांत हूं, परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ। ये तो सिर्फ आंसू हैं, जल्दी ही सूख जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं खुद को खत्म कर लूंगी? कि मैं खुद को नदी में फेंक दूंगी? मेरा दिल भर आया था, मैंने बोलने की कोशिश की पर बोल नहीं पाया। सुनिए, उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मुझे बताइए, आप इस तरफ पेश नहीं आते ना? आप किसी ऐसी लड़की को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते जो कि खुद चलकर आपके पास आई हो। आप उसके कमजोर और बेवकूफ दिल पर कोई बेशर्म सा ताना मारकर उसके मुंह पर नहीं मारते। आप उसका ख्याल रखते ना। आप ये समझते हैं कि वो अकेली थी, कि उसे नहीं पता था कि खुद को कैसे संभालना है, कि वो खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पाई। उसका कसूर नहीं था कि उसने कुछ नहीं किया था। हे भगवान! नास्तिन का, आखिरकार मैं चिल्ला पड़ा। अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाया। तुम मेरे दिल को जख्मी कर रही हो। सच कहूं तो मेरी जान ले रही हो। नास्तिन का, मैं खामोश नहीं रह सकता। अब मुझे बोलना ही होगा। मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है, मुझे उससे तुमसे कहना ही होगा। मुझे उन्हें शब्द देना ही होगा। ये कहते हुए मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हैरानी से मुझे देखने लगे। ये आपको क्या हो गया? आखिरकार उसने पूछा। सुनिए, मैंने एक पक्के इरादे से कहा। मेरी बात सुनिए नास्तिन का, मैं अब आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो सब बेतुका है, सब नामुमकिन है, सब बेवकूफ़ी है। मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पर मैं खामोश नहीं रह सकता। आप अभी जिस तकलीफ से गुजर रही हैं उसके वास्ते मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। आखिर बात क्या है? क्या बात है? उसने अपने आंसू पोंछते हुए और मुझे गौर से देखते हुए कहा, जबकि उसकी हैरान आंखों में एक अजीब सी उत्सुकता चमक रही थी। आखिर बात क्या है? ये नामुमकिन है, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ। नास्तिन कहा, बात यही है। अब सब कुछ कह दिया गया है। मैंने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अब आप खुद देख लीजिए कि क्या आप मुझसे आगे वैसे ही बात कर सकती हैं जैसे आप अभी कर रही थी? क्या आप वो सुन सकती हैं जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ? तो फिर क्या? नास्तिनका ने मुझे बीच में टोका। तो इसमें क्या है? मैं तो बहुत पहले से ही जानती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। बस मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझे सिर्फ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हे भगवान! देखो, सच कहूँ तो शुरुआत में ये महज पसंद करना ही था नास्तिनका, पर अब मैं बिल्कुल उसी हालत में हूँ जिस हालत में आप तब थीं जब आप अपना बंडल लेकर उसके पास गई थी। बल्कि आपकी हालत से भी बदतर हालत में हूँ नास्तिनका, क्योंकि वो किसी और की उस तरह परवाह नहीं करता था जिस तरह आप करती हैं। भला आप मुझसे क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बात जरा भी समझ नहीं आ रही। मुझे बताइए ना, ये सब किस लिए है? मेरा मतलब ये नहीं है कि किस लिए, पर आप क्यों इतने, वो भी इतने अचानक से? हे खुदा, मैं क्या पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? पर आप। और नास्तिनका उलझन में अपनी बात अधूरी छोड़ गई।
उसके गाल दहक उठे। उसने अपनी नजरें झुका ली। अब भला क्या किया जाए नास्तिन का? मैं क्या करूं? सारा कसूर मेरा है। मैं तुम्हारी नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है नास्तिन का। मैं ये महसूस करता हूं, मैं ये जानता हूं, क्योंकि मेरा दिल मुझसे कहता है कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हें जख्म नहीं दे सकता। मैं तुम्हारा दोस्त था, पर मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूं। मैंने कोई भरोसा नहीं तोड़ा है नास्तिन का। देखो नास्तिन का, मेरे आंसू गिर रहे हैं नास्तिन का। इन्हें बहने दो इन्हें। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये भी सब सूख जाएंगे, सब सूख जाएंगे नास्तिन का। बैठ जाइए। उसने मुझे बेंच पर बैठाते हुए कहा। हे भगवान, नहीं नास्तिन का, मैं नहीं बैठूंगा। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। तुम अब मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और फिर चला जाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपना राज आखिर तक छुपा कर रखा होता, लेकिन मैं ऐसे नाजुक वक्त में अपनी खुदगर्जी से तुम्हें परेशान नहीं करता। नहीं, पर मैं अब खुद को रोक नहीं पाया। तुमने खुद इस बारे में बात की। ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुम मुझे खुद से दूर नहीं भगा सकती। नहीं, मैं आपको दूर नहीं भगा रही, बिल्कुल नहीं। नास्तिनका ने अपनी उलझन को जहां तक हो सके छुपाते हुए कहा। बेचारी लड़की, तुम मुझे दूर नहीं भगा रही। नहीं, पर मैं खुद ही तुमसे दूर भागना चाहता था नास्तिनका। मैं चला जाऊंगा, पर पहले मैं तुम्हें सब बताऊंगा, क्योंकि जब तुम यहाँ रो रही थी तो मैं तुम्हें पत्थर बनकर नहीं बैठ सकता था। जब तुम रो रही थी, जब तुम इस बात से तड़प रही थी कि मैं ये कहूंगा नास्तिनका कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, कि तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया गया है, तो मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है नास्तिनका, बहुत प्यार। और ये इतना कड़वा लग रहा था कि मैं अपने प्यार से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, कि मेरा दिल टूट रहा था और मैं खामोश नहीं रह सका। मुझे बोलना ही था नास्तिनका, मुझे बोलना ही था। हाँ, तो मुझसे बात करिए, बताइए मुझे। नास्तिनका ने एक ऐसे इशारे के साथ कहा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद आपको अजीब लग रहा हो कि मैं आपसे इस तरह की बात कर रही हूँ, पर बोलिए, मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें बस मुझ पर तरस आ रहा है, मेरी प्यारी छोटी दोस्त। अब जो हो गया है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता ना। जो कह दिया गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। क्या ऐसा नहीं है? खैर, अब तो तुम जानती हो, ये हमारी शुरुआत है। बहुत अच्छे, अब सब ठीक है। बस सुनो, जब तुम यहाँ बैठी रो रही थी तो मैंने मन ही मन सोचा कि ओह, मुझे बताने दो कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने सोचा कि बेशक ऐसा नहीं हो सकता नास्तिनका। मैंने सोचा कि तुम किसी तरह मुझसे बिल्कुल अलग अब उससे प्यार नहीं करती। तो मैंने कल और परसों भी यही सोचा था नास्तिनका। मैं यकीनन तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाने में कामयाब हो जाता। तुम जानते हो, तुमने खुद कहा था नास्तिनका कि तुम लगभग मुझसे प्यार करने लगी थी। खैर, आगे क्या? खैर, लगभग यही सब तो था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब बस यही कहना बाकी है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो भला कैसा होता। बस इतना ही, और कुछ नहीं मेरी दोस्त, क्योंकि आखिरकार तो तुम मेरी दोस्त ही हो ना। बेशक मैं एक गरीब मामूली सा आदमी हूँ जिसकी कोई खास हैसियत नहीं है, पर बात ये नहीं है। मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कह पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ नास्तिनका। वो नास्तिनका, मैं बहुत उलझन में हूँ। बस मैं तुमसे प्यार करूँगा,
मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि अगर तुम उस अनजान इंसान से प्यार करती भी रही तो भी तुम्हें कभी मेरा प्यार कोई बोझ नहीं लगेगा। तुम हर पल बस यही महसूस करोगी कि तुम्हारे बगल में एक एक बहुत ही एहसानमंद दिल धड़क रहा है, एक गर्म जोशी से भरा दिल जो तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। आस्तीन का तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। और मैं रोने लगा। देखिए, रोइए मत, मैं नहीं चाहती कि आप रोएं। नास्तिनका ने तेजी से बेंच से उठते हुए कहा, आइए उठिए, मेरे साथ चलिए, प्लीज रोइए मत। उसने अपने रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलिए अब चलते हैं। शायद मैं आपको कुछ बताऊं, अगर उसने मुझे अब छोड़ ही दिया है, अगर वो मुझे भूल ही गया है, हालांकि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। पर सुनिए, मुझे जवाब दीजिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे प्यार करने लगूं, यानी अगर मैं सिर्फ मेरे दोस्त ये सोचना कि मैंने आपको कितने जख्म दिए हैं जब मैं आपके प्यार पर हंसी थी, जब मैंने मुझसे प्यार न करने के लिए आपकी तारीफ की थी। हे खुदा, मैं ये सब पहले क्यों नहीं देख पाई, मैं सब पहले क्यों नहीं समझ पाई, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। पर खैर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखो नास्तिनका, क्या तुम्हें पता है, मैं चला जाऊंगा, मैं यही करूंगा। देखो, मैं तुम्हें तड़पा रहा हूं, यहाँ तुम मुझ पर हंसने के लिए पछतावे में हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इस दुख के ऊपर, बेशक ये मेरी गलती है नास्तिनका, पर गुड बाय। और मैं चलने लगा। लेकिन अरे रुकिए तो, मेरी बात सुनिए, क्या आप इंतजार कर सकते हैं? किस लिए, कैसे? मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैं इससे ऊपर जाऊंगी, मुझे ऊपर नहीं होगा, मैं इससे बाहर आने में नाकाम नहीं हो सकती। मैं अभी से महसूस कर रही हूँ कि मैं उभर रही हूँ। कौन जानता है कि क्या पता शायद आज ही ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ, क्योंकि वो मुझ पर हंसता रहा जबकि आप यहाँ मेरे साथ रो रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे उसकी तरह ठुकराया नहीं है, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं जबकि उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि सच तो यह है कि मैं खुद आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे आप मुझसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपने खुद सुना था, मैं आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि आप उससे बेहतर हैं, क्योंकि आप उससे ज्यादा नेक, और क्योंकि वो उस बेचारी लड़की के जज्बात इतने बेकाबू थे कि वो आगे कुछ नहीं कह सकी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखा, फिर मेरे सीने पर, और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे समझाया, पर वो रोना बंद नहीं कर पाई। वो लगातार मेरा हाथ दबाती रही और अपनी सिसकियों के बीच कहती रही कि रुकिए ना, ये बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि ये आंसू ये कुछ नहीं है, ये तो बस एक कमजोरी है, बस इसके खत्म होने का इंतजार कीजिए। आखिरकार उसने रोना बंद किया, अपनी आंखें पोंछीं और हम फिर से चलने लगे। मैं कुछ कहना चाहता था, पर उसने अभी भी मुझसे इंतजार करने की विनती की। हम खामोश थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और बोलना शुरू किया। बात कुछ ऐसी है, उसने एक कमजोर और कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, जिसमें हालांकि एक ऐसा दर्द था जिसने मेरे दिल को एक मीठी सी टीस से चीर दिया। आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी हल्की और चंचल हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी जल्दी भूल सकती हूँ और बदल सकती हूँ। मैंने उसे पूरे 1 साल तक प्यार किया है, और मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि कभी भी ख्यालों में भी उसके साथ बेवफाई नहीं की है। उसने मुझे हिकारत की नज़र से देखा, वो मुझ पर हंसता रहा।
खुदा उसे माफ करे, पर उसने मेरी बेइज्जती की है, मेरे दिल को जख्मी किया है। मैं उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से प्यार कर सकती हूँ जो कि दरिया दिल हो, जो मुझे समझता हो, जो नेक हो, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही हूँ और वो मेरे लायक नहीं है। खैर, उसके बारे में बस इतना ही। उसने अच्छा ही किया, बजाय इसके कि वो बाद में मेरी उम्मीदों को धोखा देता और मुझे बाद में दिखाता कि वो असल में क्या है। खैर, अब ये सब खत्म हो चुका है, पर कौन जानता है मेरे प्यारे दोस्त। उसने मेरा हाथ दबाते हुए आगे कहा, कौन जानता है, शायद मेरा वो पूरा प्यार सिर्फ एक गलतफहमी, एक धोखा था। शायद वो किसी शर्त में, किसी बचपन में शुरू हुआ था, क्योंकि दादी मुझे इतनी सख्ती से रखती थी। शायद मुझे किसी और आदमी से प्यार करना चाहिए, उससे नहीं, एक अलग इंसान से, जिससे मुझ पर तरस आए। और पर चलिए, अब इस बारे में और बात नहीं करते। नास्तिन का जज्बातों से हाफते हुए बीच में ही रुक गई। मैं आपको यह बताना चाहती थी कि अगर, हालांकि मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं मतलब करती थी, अगर इसके बावजूद आप अभी भी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका प्यार इतना गहरा है कि वो आखिरकार मेरे दिल से मेरे उस पुराने एहसास को निकाल बाहर करेगा, अगर आपको मुझ पर तरस आएगा, अगर आप मुझे मेरी किस्मत के भरोसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तसल्ली के, अगर आप मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करने को तैयार हैं जैसे आप अब करते हैं, तो मैं आपसे कसम खाती हूँ कि मेरे एहसानमंदी, कि मेरा प्यार आखिरकार आपके प्यार के काबिल बन जाएगा, कि आप मेरा हाथ थामेंगे। नास्तिन का, मैं सिसकते हुए और हांफते हुए चिल्लाया, नास्तिन का, ओ नास्तिन का, बस बहुत हुआ, खैर अभी काफी है। उसने खुद को मुश्किल से संभालते हुए कहा, खैर अब सब कुछ कहा जा चुका है ना? आप खुश हैं, मैं भी खुश हूं। अब इस बारे में एक शब्द और नहीं। इंतजार कीजिए, मुझे बख्श दीजिए, खुदा के वास्ते किसी और चीज के बारे में बात कीजिए। हाँ नास्तिन का, हाँ, इस बारे में बस इतना ही। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं, नास्तिन का, अच्छा चलो दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। हम हंस रहे थे, हम रो रहे थे, हम हजारों बेतुकी और बेमतलब की बातें कर रहे थे। एक पल हम फुटपाथ पर चलते तो अचानक वापस मुड़ते और सड़क पार कर लेते, फिर हम रुक जाते और फिर वापस नहर के किनारे चले जाते। हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे। मैं अभी अकेला रह रहा हूँ नास्तिन का, मैंने शुरू किया, पर कल, बेशक तुम जानती हो नास्तिन का कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1200 रूबल हैं, पर खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल नहीं। और फिर दादी की पेंशन है, इसलिए वो हम पर कोई बोझ नहीं होंगे। हमें दादी को साथ रखना होगा, बेशक हमें दादी को साथ रखना होगा, पर वहाँ मैट्रोना भी है। जी हाँ, और हमारे पास फ्योक्ला भी तो है। मैट्रोना एक अच्छी औरत है, पर उसमें एक खामी है, उसके पास कल्पना नाम की कोई चीज़ नहीं है। नास्तिन का, तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, पर खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब ठीक है, वे दोनों साथ रह सकती हैं, बस आपको कल ही हमारे पास रहने आना होगा। तो तुम्हारे पास? वो कैसे? अच्छा चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, हमसे एक कमरा किराए पर ले लीजिए, हमारे पास ऊपर की मंजिल है, वो खाली है। वहाँ एक बूढ़ी औरत किराए पर रहती है, पर वो जा चुकी है, और मैं जानती हूँ कि दादी एक नौजवान को रखना पसंद करेंगे। मैंने उनसे कहा, नौजवान क्यों? और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बस तुम ये मत सोचना नास्तिन का कि मैं उसे तुम्हारे पति के तौर पर चाहती हूँ। तो मैं समझ गई कि ये ख्याल उसी वजह से था। नास्तिन का, और हम दोनों हंस पड़े। अच्छा चलिए, बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। पर आप रहते कहाँ हैं? मैं तो भूल ही गई। वो उस तरफ,
एक्सप्रेस के पास? वही बड़ा सा घर? जी हाँ, वही बड़ा सा घर। ओह, मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छा घर है, पर आप जानते हैं ना कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, कल नास्तिन का कल। मुझे वहाँ किराए के कुछ पैसे चुकाने हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जल्द ही मेरी सैलरी मिलने वाली है। और क्या आपको पता है, शायद मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मैं खुद कुछ सीखूंगी और फिर ट्यूशन दूंगी। वाह, ये तो बेहतरीन है। मुझे भी जल्दी बोनस मिल जाएगा। तो फिर कल से आप मेरे किराएदार होंगे और हम द बार्बर ऑफ सेविल देखने चलेंगे, क्योंकि वे जल्दी उसे फिर से दिखाने वाले हैं। पता है तुम्हें? अच्छा हाँ, हम चलेंगे, नास्तिनका ने कहा। पर बेहतर होगा कि कुछ और देखें, और द बार्बर ऑफ सेविल नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ और देख लेंगे। बेशक वही बेहतर होगा। मैंने तो सोचा ही नहीं। और हम इस तरह बातें करते हुए एक अजीब सी मदहोशी, एक अजीब सी नशे में चले जा रहे थे, मानो हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एक पल हम रुकते और एक ही जगह पर बहुत देर तक बातें करते, फिर हम आगे बढ़ जाते और खुदा जाने हम कहाँ कहाँ गए। और फिर से आंसू और फिर से हंसी। अचानक नास्तिन का घर जाना चाहती और मुझ में उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती, बल्कि मैं उसे घर तक छोड़ना चाहता। हम निकल पड़ते और फिर 15 मिनट बाद खुद को वापस उसी नहर के किनारे अपनी उसी बेंच के पास पाते। फिर वो एक आह भरते और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते। मैं घबराहट से सुन्न पड़ जाता, पर वो मेरा हाथ दबाती और मुझे फिर से चलने, बात करने और पहले की तरह बक करने पर मजबूर कर देती। अच्छा, अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, नास्तिनका ने आखिरकार कहा। अब हमें ये बचपना छोड़ना होगा। हाँ नास्तिनका, बस आज रात में सोऊंगा नहीं, मैं घर नहीं जा रहा। मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी सो पाऊंगी। अच्छा, बस मुझे घर तक छोड़ दीजिए। अरे बिल्कुल, आओ। पर इस बार हमें सच में घर ही पहुंचना होगा। बिल्कुल, पक्का वादा ना? क्योंकि आप जानते हैं इंसान को कभी ना कभी तो घर जाना ही पड़ता है। अरे बिल्कुल, पक्का वादा। अच्छा तो चलिए। नास्तिनका, आसमान की तरफ देखो, देखो ना, कल कितना प्यारा दिन होगा। कितना नीला आसमान है, क्या चांद है। देखो देखो ना, वो पीला बादल अब इसे ढक रहा है। देखो ना, देखो। अरे यार, गुजर गया। अच्छा, ये देखो देखो। पर नास्तिनका ने बादल को नहीं देखा। वो बुत बनकर खड़ी रह गई, मानो पत्थर की हो गई हो। 1 मिनट बाद वो डरते हुए मुझसे सट गई। उसका हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। मैंने उसे देखा और वो मुझसे और भी ज्यादा सट गई। उसी पल एक नौजवान हमारे पास से गुजरा। वो अचानक रुका, हमें गौर से देखा और फिर कुछ कदम आगे बढ़ा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है नास्तिनका? मैंने दबी हुई आवाज में कहा। ये वही है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मुझसे और भी ज्यादा सटते हुए, और भी ज्यादा कांपते हुए। मैं मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। नास्तिनका, ये तुम हो ना? मुझे हमारे पीछे से एक आवाज सुनाई दी और उसी पल उस नौजवान ने हमारी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। ये भगवान, वो कैसे चीख पड़ी थी, वो कैसे चौंकी। उसने कैसे खुद को मेरी बाहों से आजाद किया और उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। मैं खड़ा रहा और पूरी तरह से टूट कर उन्हें देखता रहा। पर उसने मुश्किल से ही उसे अपना हाथ दिया होगा, मुश्किल से ही खुद को उसकी बाहों में गिराया होगा कि वो फिर से मेरी तरफ मुड़ी। पलक झपकते ही मेरे पास आ गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी और मुझे एक बेहद गर्मजोशी भरा प्यारा सा किस किया। फिर मुझसे बिना एक शब्द कहे वापस उसकी तरफ दौड़ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच ले गई। मैं बहुत देर तक खड़ा
उन्हें जाते हुए देखता रहा। आखिरकार वे दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। सुबह। मेरी रात सुबह के साथ खत्म हुई। एक भीगा हुआ दिन था। बारिश गिर रही थी और उदासी से मेरी खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी। कमरे में अंधेरा था और बाहर सब कुछ धुंधला था। मेरे सिर में दर्द था और मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरे बदन पर बुखार चढ़ रहा था। आपके लिए खत है बाबूजी, डाकिया दे गया है, मैट्रोना ने मेरे ऊपर झुकते हुए कहा। खत? किसका खत? मैं अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया। मुझे नहीं पता बाबूजी, खुद ही देख लीजिए, शायद उसमें लिखा हो कि ये किसने भेजा है। मैंने खत की सील तोड़ी। ये उसी का था। ओह, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घुटनों के बल बैठकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपको और खुद को धोखा दिया। वो एक सपना था, एक धोखा। आज मेरा दिल आपके लिए दर्द से तड़प रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ज़रा भी नहीं बदली हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे प्यार करूँगी। मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको प्यार से भी बढ़कर मानती हूँ। भगवान, काश मैं आप दोनों से एक साथ प्यार कर पाती। ओह, काश आप उसकी जगह होते। ओह, काश वो तुम्हारी जगह होता। मेरे दिमाग में गूंज उठा। मुझे तुम्हारे लफ्ज़ याद आ गए नाज़ दिन का। खुदा जानता है कि अब मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं करती। मैं जानती हूँ कि आप उदास और अकेले हैं। मैंने आपको ज़ख्म दिया है, पर आप जानते हैं कि जब इंसान प्यार करता है तो गलती जल्दी भुला दी जाती है। और आप मुझे प्यार करते हैं। शुक्रिया। जी हाँ, उस प्यार के लिए शुक्रिया, क्योंकि वो मेरी यादों में एक मीठे सपने की तरह जिंदा रहेगा, जो जागने के बहुत देर बाद तक आंखों में ठहरा रहता है। क्योंकि मैं हमेशा उस पल को याद रखूंगी जब आपने एक भाई की तरह मेरे लिए अपना दिल खोल दिया था और मेरे टूटे हुए दिल को, उस तोहफे को इतनी दरिया दिली से कबूल किया था, ताकि आप उसे संभाल सके, उसका ख्याल रख सके और उसके जख्म भर सके। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो आपकी याद हमेशा के लिए एहसानमंदी के एक ऐसे एहसान से ऊंची हो जाएगी जो कि मेरी रूह से कभी नहीं मिटेगी। मैं उस याद को संजो कर रखूंगी। मैं उसके प्रति सच्ची रहूंगी। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने दिल को धोखा नहीं दूंगी। बहुत पक्का है ये कल इतनी जल्दी उसके पास लौट गया जिसका यह हमेशा से था। ये बहुत पक्का है ये कल इतनी जल्दी उसके पास लौट गया जिसका यह हमेशा से था। हम मिलेंगे, आप हमारे पास आएंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। आप हमेशा के लिए मेरे एक दोस्त, एक भाई बनकर रहेंगे। पर जब आप मुझे देखेंगे तो आप मुझे अपना हाथ देंगे ना? आप मुझे अपना हाथ देंगे। आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? अब मुझसे पहले की तरह ही प्यार करते हैं ना, है ना? ओह, मुझसे प्यार कीजिए, मुझे छोड़ मत दीजिए, क्योंकि इस पल मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्यार के काबिल हूँ, क्योंकि मैं इसके लायक बनूंगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगले हफ्ते मेरी उससे शादी होने वाली है। वो प्यार में वापस लौट आया है। वो तो मुझे कभी भूला ही नहीं था। आप उसके बारे में लिखने पर मुझसे नाराज़ नहीं होंगे ना? पर मैं उसके साथ आपसे मिलने आना चाहती हूँ। आप उसे पसंद करेंगे, है ना? मुझे माफ़ कर दीजिएगा। याद रखिएगा और प्यार कीजिएगा अपने नाज़दिनका को। मैंने उस खत को बहुत देर तक बार बार पढ़ा। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार वो मेरे हाथों से गिर गया और फिर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। बाबूजी, मैं कह रही थी, बाबूजी, मैट्रोना ने कहना शुरू किया। क्या बात है मैट्रोना? मैंने छत के सारे मकड़ी के जाले साफ कर दिए हैं। अब आप चाहें तो शादी कर लें या फिर कोई पार्टी दे दें। मैंने मैट्रोना की तरफ देखा।
वो अब भी एक हट्टी कट्टी जवान सी बूढ़ी औरत थी, पर पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में उसकी एक ऐसी तस्वीर उभर आई जिसकी जिसकी आंखों की चमक खो चुकी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी जो झुकी हुई जर्जर हो चुकी थी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे लगा कि मेरा कमरा भी मैट्रोना की तरह बूढ़ा हो गया है। दीवारें और फर्श बदरंग लग रहे थे, हर चीज धुंधली और मैली लग रही थी। मकड़ी के जाले पहले से भी कहीं ज्यादा घने हो गए थे। पता नहीं क्यों, पर जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे लगा कि सामने वाला घर भी बूढ़ा और उदास हो गया है, कि उसके खंभों का प्लास्टर उखड़ कर गिर रहा है, कि उसके किनारे चटक कर काले पड़ गए हैं, और कि वे दीवारें जो कभी गहरे पीले रंग की थीं अब धब्बेदार हो गई हैं। या तो बादलों के पीछे से अचानक एक पल के लिए झांकती सूरज की किरणें फिर से बारिश की चादर के पीछे छुप गई थी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ फिर से धुंधला हो गया था। या शायद मेरे भविष्य का पूरा नज़ारा मेरे सामने इतना उदास और खौफनाक बनकर चमक उठा था कि और मैंने खुद को ठीक वैसा ही देखा जैसे मैं अब था, 15 साल बाद, बूढ़ा, उसी कमरे में, उतना ही अकेला, उसी मैट्रोना के साथ जो उन 15 सालों में जरा भी समझदार नहीं हुई थी। पर ये सोचना भी कि मैं तुम्हारे लिए दिल में कोई कड़वाहट रखूंगा आस्तीन का, कि तुम्हारी उस शांत बेफिक्र खुशी पर कोई काला साया डालूंगा, कि मेरे कड़वे तानों से तुम्हारे दिल को कोई ठेस पहुंचेगी, कि मैं उसे किसी छुपे हुए पछतावे के जहर से भर दूंगा और खुशियों के उस पल में उसे दर्द से तड़पने और मजबूर कर दूंगा, कि मैं उन नाजुक फूलों में से एक को भी कुचल दूंगा जिन्हें तुम अपने काले बालों में सजाकर उसके साथ शादी की वेदी तक जाओगी। ओह, ओह, कभी नहीं नाज़नीन का, तुम्हारा आसमान साफ रहे, तुम्हारी मीठी सी मुस्कान हमेशा रोशन और बेफिक्र रहे, और तुम उस बेपनाह खुशी के पल के लिए हमेशा आबाद रहो जो तुमने एक दूसरे अकेले और एहसानमंद दिल को दिया। हे भगवान, खुशियों का एक पूरा पल क्या एक इंसान की पूरी जिंदगी के लिए इतना भी बहुत नहीं है? तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।